प्यारे बच्चों, हम लोग सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच में होता है। सैनिक अभियान के समय सुल्तान मोहम्मद तुगलक की मृत्यु से शाही सेना में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंगोल सैनिकों ने नेतृत्व विहीन सेना में अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया और वे लूटमार करने लगे। सुल्तान मोहम्मद ने इन मंगोल सैनिकों को अपनी सेना में सम्मिलित किया था। शाही सेना पीछे हटती हुई सेना के पृष्ठभाग पर सिंधी विद्रोहियों और पार्श्व भाग पर मंगोलों के आक्रमणों से संकटपूर्ण स्थिति बन गई। 2 दिनों तक यह स्थिति बनी रही और अंत में शिविर में उपस्थित अमीरों तथा उलेमाओं ने सुल्तान बनने की प्रार्थना फिरोज से की। एकांत प्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण पहले तो फिरोज ने इस उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिरोज को अमीरों तथा उलेमाओं के दबाव के कारण अंततः सुल्तान बनना स्वीकार करना पड़ा। उसका 22 मई 1351 ईस्वी को शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ। फिरोज तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। उसकी मां बीबी नौला अबोहर के राजपूत राजा राय रनमल की पुत्री थी, जिसका विवाह गयासुद्दीन ने रज्जब के साथ बलपूर्वक कराया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के गद्दी पर बैठने के समय फिरोज 18 वर्ष का युवक था। प्रशासन के उच्च पदों पर मोहम्मद तुगलक ने उसकी नियुक्ति की और उसे प्रशासन का प्रशिक्षण दिया। वह उलेमाओं में अपनी धार्मिक प्रवृत्ति तथा विनयशीलता के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय था। किसी सैनिक अभियान या युद्ध में फिरोज ने भाग नहीं लिया था, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता के कारण मोहम्मद तुगलक उससे विशेष रूप से प्रसन्न रहता था। कहा जाता है कि जब मोहम्मद तुगलक मृत्युशैया पर था, उसने अपना उत्तराधिकारी फिरोज को मनोनीत किया था। राज्यारोहण पर विवाद होता है कि फिरोज ने राज्यारोहण के पश्चात सेना में व्यवस्था स्थापित की और दिल्ली वापस चले जाने का आदेश दिया। सुल्तान को मार्ग में ही ख्वाजा जहां का पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि उसने सुल्तान मोहम्मद के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया है और फिरोज इसका संरक्षक बनकर राज्य का संचालन करे। सुल्तान मोहम्मद ने ख्वाजा जहां को अपनी अनुपस्थिति में दिल्ली में नायब नियुक्त किया था। अमीरों तथा उलेमाओं से फिरोज ने परामर्श किया। अमीरों का कथन था कि वे नहीं जानते कि स्वर्गीय सुल्तान का कोई पुत्र था। उलेमाओं ने निर्णय दिया कि वह बालक अल्पवयस्क होने के कारण सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। वंशानुगत अधिकार को इस्लाम स्वीकृति नहीं देता और फिरोज का निर्वाचन नियमानुसार हुआ है और उसे निरस्त करने का कोई शर्त उपस्थित नहीं है। अतः फिरोज का सुल्तान पद वैध है। फिरोज ने इस निर्णय के बाद दिल्ली की ओर बढ़ना जारी रखा। फिरोज के पक्ष में दिल्ली के समस्त मंत्री अधिकारी मिल गए। ख्वाजा जहां ने भी इस स्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा मांगी। फिरोज ने उसके पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखकर क्षमा कर दिया और उसे शमाना की जागीर प्रदान की। समाना जाते हुए मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः उसका मार्ग में असंतुष्ट अमीरों ने वध कर दिया होगा। फिरोज शाह तुगलक की अगर गृह नीति की बात करें बच्चों, तो विषम परिस्थितियों में इसका राज्यारोहण होता है। सुल्तान ने राज्यारोहण के बाद तागी के विरुद्ध युद्ध समाप्त करके दिल्ली वापस आने का निर्णय लिया। यद्यपि वापसी में शाही सेना को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुल्तान सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाता है। इस प्रकार सुल्तान फिरोज ने शांति और सहयोग को अपनाकर शासन आरंभ किया
और 37 वर्षों तक उसने शासन किया, जो सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल था। सुल्तान फिरोज का शासनकाल अनेक दोषों के होते हुए भी शांति और समृद्धि का काल था। हिंदू और मुसलमान सभी वर्गों को इस समृद्धि का लाभ समान रूप से प्राप्त हुआ। उसने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। मुस्लिम राजत्व सिद्धांत के विकास की दृष्टि से भी फिरोज तुगलक का शासनकाल महत्वपूर्ण है। सुल्तान धार्मिक प्रवृत्ति का था और धार्मिक व्यक्तियों तथा विद्वानों की संगत उसे पसंद थी। उसका जिन परिस्थितियों में सुल्तान के रूप में निर्वाचन हुआ और धर्माचार्यों से जो उसका संबंध था, इससे सुल्तान ने अनुभव किया कि वह सल्तनत की ट्रस्टी मात्र है। उसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया और खलीफा के नाम पर शासन करना प्रदर्शित किया। उसने खलीफा के नाम के अतिरिक्त दिल्ली के अन्य सुल्तानों के नामों का खुतबा भी सम्मिलित किया। संवैधानिक स्थिति को सुल्तान ने स्थापित किया, जिससे सुल्तान तथा खलीफा के मध्य संबंध स्पष्ट हो। सुल्तान फिरोज को 1356 ईस्वी में जब खलीफा ने अधिकार पत्र भेजा, तब सुल्तान को खलीफा ने एक पत्र भी भेजा था, जिसमें बहमनी राज्य की स्वतंत्रता स्वीकार की गई थी। इस आधार पर दक्षिण के विद्रोह राज्यों को पुनः जीतने के उत्तरदायित्व से सुल्तान मुक्त हो गया। इससे उसे अपनी सैनिक अयोग्यता तथा दुर्बलता को छिपाने का भी अवसर प्राप्त हो गया। उलेमा वर्ग का सुल्तान फिरोज के शासनकाल में पूरा प्रभाव स्थापित हो गया। इस वर्ग का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में हस्तक्षेप रोक दिया था, लेकिन इस वर्ग की संतुष्ट रखने के लिए फिरोज ने पूर्ण प्रयास किया। शरीयत के अनुसार राज्य करना सुल्तान फिरोज का उद्देश्य था और वह निष्ठा के साथ उलेमा की व्यवस्था को स्वीकार करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य पूर्ण रूप से धर्मतंत्र बन गया। सुल्तान स्वयं को केवल मुसलमानों का शासक समझता था और उसके कल्याण के लिए कार्य किया करता था। इस्लाम का प्रचार करना अपना कर्तव्य समझता था और उसने राज्य के साधनों का उपयोग धर्म प्रचार के लिए किया। सुल्तान अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही में कहता है कि उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए हिंदुओं को प्रोत्साहित किया तथा उसने धन पद सम्मान इसके लिए प्रदान किए। सुल्तान की अगर प्रारंभिक कार्यों की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले उसने कर्ज माफ़ किए। जिन लोगों ने सरकार के कर्जे लिए थे उनके कर्ज माफ़ कर दिए। सियासत या मृत्युदंड और अन्य शारीरिक दंडों पर रोक लगा दिया। मृतक सुल्तान के प्रति प्रायश्चित कराए। जिन्होंने मृतक सुल्तान के समय में किसी प्रकार की हानि उठाई थी, उनको या उनके उत्तराधिकारी को धन देकर के संतुष्ट किया गया और उनसे तुष्टि पत्र लिखवाकर मृतक के कब्र में उसके सिरहाने रखवा दिया गया। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य यह था कि मृतक सुल्तान का परलोक सुधारना, यानी मृतक सुल्तान के प्रति सम्मान प्रकट करना, मृतक सुल्तान की तुलना में नए सुल्तान को उदार दिखलाना। नया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने को उदार दिखलाना चाहता था, जो आगे आने वाले दिनों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके अलावा 24 प्रकार के कष्टप्रद कर थे। उनके स्थान पर केवल 4 कर, जकात, जजिया, खराज तथा खुम्स दे और एक नए कर हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर का प्रवर्तन करता है। फिरोज तुगलक ने 24 करों के स्थान पर सिर्फ 4 कर बरकरार रखे। एक नया कर हासिल ए शर्ब या सिंचाई कर लगाया। यह दर उपज का 1/10 भाग था। सुल्तान ने पहले नहरों का निर्माण करवा करके सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया और उसके बाद फिर कर लगाया। उपज के अनुसार कर का निर्धारण करता है। उपज के अनुसार कर निर्धारित किया गया, जो उपज का 1/4 से 1/5 भाग तक होता था। सरकारी पद जो थे उसको इसने वंशानुगत बना दिया। सरकारी पद
मतलब कि बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद पोते को पद स्वतः मिलता चला जाता था। इतिहासकार अफीफ के शब्दों में सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस आशय का आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े का सवारी करने के लिए अक्षम हो गया हो तो वह अपने स्थान पर अपने पुत्र को, पुत्र न रहने पर दामाद को, दामाद न हो तो उसके गुलाम को, और यदि गुलाम भी न हो तो अपनी पत्नी के कोई निकट संबंधी को सेवा के लिए भेज सकता है। तो ऐसे वृद्ध एवं अक्षम सैनिक को सेना में सेवारत माना जाएगा। फिर वजह और इत्तलाक, ये सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी, और वजह मतलब भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया, और इत्तलाक का मतलब धनादेश के लिए एक पत्र प्रदान किया जो वेतन भुगतान की व्यवस्था थी। खुतबों में पूर्व सुल्तानों के नामों का उल्लेख करता है। गोरी इल्तुतमिश से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का नाम आता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसने ऐबक का नाम शामिल नहीं किया था। सैन्य अभियान की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान को महत्वहीन माना जाता है, क्योंकि उसने कोई भी सैन्य अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, बल्कि विरासत में मिले साम्राज्य के बचाव के लिए किया। उसने दक्षिण में विजयनगर के हिंदू राजाओं एवं बहमनी के मुस्लिम सुल्तानों पर पुनः विजय प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की। वे लोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में दिल्ली के प्रभुत्व को अस्वीकार करके स्वतंत्र हो गए थे। जाजनगर अभियान को छोड़कर सभी अभियानों में यथापूर्व स्थिति के सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्षों में संधि स्थापित हुई थी। इसके अलावा 1367 ईस्वी के बाद फिरोज ने न तो कोई प्रदेश खोया न पाया, बस शांतिपूर्वक 1388 ईस्वी तक, जब तक रहा सत्ता में, उसका उपभोग करता रहा। इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए उसने उलेमा वर्ग को खुश किया, जिन्होंने साम्राज्य के क्षेत्रों पर धीरे धीरे नियंत्रण ढीला पड़ने की बात न करके फिरोज तुगलक के 37 वर्षों को शांति एवं समृद्धि का काल माना। हालांकि यह समृद्धि केवल एक दिखावा मात्र थी। फिरोज के राज्यकाल के अंतिम चरण में गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसकी मृत्यु के कुछ वर्षों में विशाल तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर कई स्वतंत्र राज्यों में बंट जाता है। बच्चों, उसके कल्याणकारी राज्य की स्थापना की उसने। उसमें फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक लोक कल्याण या सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवान ए इमारत या इमारत खाना स्थापित किया। जन कल्याणकारी योजनाओं में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य रोजगार दफ्तर खोलना था। सुल्तान ने दिल्ली के कोतवाल को बेकार लोगों को खोजकर उन्हें दरबार में पेश करने का आदेश दिया। उनकी योग्यता की जांच स्वयं सुल्तान करता था और उनके अनुसार उन्हें नौकरी दी जाती थी। बेकार लोग स्वयं भी रोजगार दफ्तर में अपना नाम लिखवा सकते थे। सुल्तान का जन कल्याण के दिशा में दूसरा कार्य गरीब मुस्लिम परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना था। उसने इसके लिए दीवाने खैरात नाम के एक पृथक विभाग की स्थापना की। निर्धन मुसलमान एवं विधवा कन्या के वयस्क होने पर इस सहायता के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते थे और उन्हें 50 या 25 टंके की सहायता प्राप्त होती थी। शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। फिरोज तुगलक की विशेष अभिरुचि थी शिक्षा में। उसने 30 मदरसों की स्थापना की थी, जिनमें दिल्ली का मदरसा इस्लामी ज्ञान तथा अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। सुल्तान ने इस केंद्र में पश्चिम एशिया के प्रसिद्ध विद्वानों को बुला करके नियुक्त किया था। शिक्षकों को राज्य की ओर से उदारतापूर्वक धर्मस्व प्रदान किया गया तथा विद्यार्थियों के लिए वजीफों की व्यवस्था की गई थी। इतिहास तथा इस्लामिक ज्ञान में सुल्तान को स्वयं रुचि थी। उसने अपनी कथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखे थे और प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर ने
तथा शमसे सिराज अफीफ ने अपने ग्रंथ उसी के शासनकाल में लिखे थे। सुल्तान को कांगड़ा विजय के समय 1300 हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए थे। उनमें 300 ग्रंथों का जो दर्शन तथा नक्षत्र शास्त्र से संबंधित थे फारसी में अनुवाद कराया। इनमें से एक का नाम दलायल फिरोज शाही रखा। फारसी साहित्य को सुल्तान के राज्याश्रय को प्रोत्साहन मिला और धर्म तथा कानून के अनेक ग्रंथ लिखे गए। सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में बच्चों फिरोज ने अनेक निर्माण कार्य कराए। फरिश्ता निर्माण कार्य को सुल्तान का मुख्य व्यसन बताता है। उसके अनुसार सुल्तान ने 40 मस्जिदें, 100 महल, 20 सराय, 5 जलाशय, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 स्नानागार, 10 स्मारक स्तंभ और 150 पुल बनवाए थे। संभव है इनमें से उसने कुछ मरम्मत भी कराई हो। वह यह भी कहता है कि 300 नगरों की स्थापना सुल्तान ने की थी। इन सब आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो सकती है। उसके द्वारा स्थापित 5 नगर हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद ज्ञात हैं। इनके अतिरिक्त सुल्तान को 5 नहरें और 1200 बागों का निर्माण का श्रेय भी है। बिजली गिरने से कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल गिर गई थी, उसका निर्माण सुल्तान ने कराया था। अशोक के 2 स्तंभों, एक टोपारा से तथा दूसरा मेरठ से दिल्ली लाना भी सुल्तान की जिज्ञासा और रुचि का प्रमाण है। अगर धार्मिक नीति की बात किया जाए बच्चों, तो फिरोज की धार्मिक असहिष्णुता की नीति उसके शासनकाल का निंदनीय पक्ष था। इस्लाम का रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी तत्व उलेमा वर्ग उसके शासनकाल में अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इस वर्ग का अलाउद्दीन खलजी तथा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रशासन पर प्रभाव समाप्त हो गया था। सुल्तान ने धार्मिक उद्देश्य से नगरकोट और जाज नगर पर आक्रमण किए थे। नगरकोट के मंदिर को लूटा, उसे नष्ट कर दिया और मूर्तियों को तोड़ डाला। सुल्तान ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जाज नगर पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट करके मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। सुल्तान ने कटेहर में 2 सैयदों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वहां 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष दंडात्मक अभियान किया और कत्लेआम का आदेश दिया और हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला। 5 वर्षों तक यह रक्त रंजित कार्य चलता रहा। अंत में सुल्तान से मृत सैयदों की आत्माओं ने अत्याचार बंद करने को कहा। फिरोज के हिंदुओं के प्रति धार्मिक नीति पूर्व सुल्तानों से 2 बातों में अधिक अत्याचारी थी। उसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया और सुनियोजित नीति को इस्लाम के प्रचार के लिए कार्यान्वित किया। वह अपनी आत्मकथा में गर्व से इन कार्यों का वर्णन करता है। फिरोज कट्टर मुसलमान था। उसकी नीति शिया, सूफियों तथा अन्य मुस्लिम संप्रदायों के प्रति असहिष्णु थी। महदवी नेता रुकनुद्दीन को उसने मरवा डाला। इन कार्यों में उलेमा वर्ग उसका समर्थक था। इन कारणों से भी उलेमा का हस्तक्षेप प्रशासन में बढ़ता चला गया। सुल्तान फिरोज तुगलक की अगर विदेश नीति की हम लोग बात करें तो फिरोज तुगलक शांतिप्रिय था। उसने यथासंभव युद्ध से बचने का प्रयत्न किया। उसमें सैनिक गुण नहीं थे और न सैनिक अभियानों को संपन्न करने के लिए उसमें पर्याप्त साहस था। उसके विदेश नीति दुर्बल और अस्थिर थे। अन्य प्रांतों को पुनः जीतने का प्रयास नहीं किया। उसका कथन था कि विजय प्राप्त करने के लिए मुसलमानों का रक्त बहाने के विरुद्ध है, अतः सल्तनत के विस्तार का उसने कोई प्रयास नहीं किया। बंगाल, पूर्वी बंगाल 1338 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया था। अगले वर्ष 1339 में पश्चिमी बंगाल के शासक अलाउद्दीन अली शाह ने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी। हाजी इलियास 1345 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल का शासक बना, जिसने शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण की। 1352 ईस्वी में पूर्वी बंगाल को जीत करके पूरे बंगाल पर उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इलियास ने इस सफलता से उत्साहित होकर
दिल्ली सल्तनत के दक्षिण पूर्वी भाग को जीतने के उद्देश्य से तिरोहित पर आक्रमण किया। इलियास को दंडित करने के लिए उद्देश्य से 70,000 अश्वारोही सैनिकों की विशाल सेना के साथ सुल्तान फिरोज ने बंगाल की ओर अभियान किया। इलियास सुल्तान के आगमन का समाचार सुनकर भागकर इकलादा के दुर्ग में जा छिपा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के दुर्गम स्थान पर अभेद जंगलों में गिरा हुआ था। सुल्तान दृढ़ता प्रदर्शित कर दुर्ग तक आया और उसे जीतने का प्रयास किया। दुर्ग का घेरा लंबे समय तक चला और सुल्तान को रोके रखना इलियास की नीति थी, जिससे वर्षा ऋतु आ जाए और शाही सेना कठिनाइयों में फंस जाए। लेकिन वर्षा आरंभ के पूर्व ही सुल्तान ने पीछे हटने का निर्णय किया। इलियास ने पीछे हटती शाही सेना पर आक्रमण किया, लेकिन वह पराजित हुआ। शाही सेना सुरक्षित दिल्ली वापस आ गई। सुल्तान फिरोज ने 1359 ईस्वी में बंगाल पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस समय इलियास का पुत्र सिकंदर शाह बंगाल का शासक था। सुल्तान फिरोज सीधे बंगाल न जाकर 6 माह तक गोमती नदी के तट पर जफराबाद में ठहर गया। यहाँ उसने जौनपुर नगर की स्थापना की। सुल्तान वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद बंगाल की ओर चला। सिकंदर शाह की सुल्तान के आने पर अपने पिता के समान इकलादा दुर्ग में जा छिपा। इस दुर्ग का शाही सेना ने घेरा डाला, लेकिन इस बार भी सुल्तान असफल रहा। जाज नगर पर आक्रमण करता है। सुल्तान बंगाल से लौटते समय जौनपुर में रुका। यहाँ उसने जाज नगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। यह उड़ीसा था, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने जाज नगर लिखा है। संभवतः यहाँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में सुल्तान ने सुना और उसको नष्ट करने का निश्चय किया। पुरी के मंदिरों को सुल्तान ने नष्ट कर दिया, मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया और कुछ पैरों से कुचलने के लिए दिल्ली लाई गई। वापसी में शाही सेना छोटा नागपुर के पहाड़ी और जंगली प्रदेश के मार्ग से भटक गई और 6 माह बाद अनेक कष्टों को उठाकर मैदान में आ सकी। कांगड़ा। सुल्तान ने 1361 ईस्वी में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान किया। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा को 1331 ईस्वी में जीता था, लेकिन यह उसके शासन के अंतिम वर्षों में स्वतंत्र हो गया था। सुल्तान शिथिल गति से दिल्ली से चला और कुछ समय तक सरहिंद में रुका। यहाँ उसने एक नहर तथा एक किले का निर्माण कराया। इसके बाद वह कांगड़ा की ओर बढ़ा। कांगड़ा के राजा ने समर्पण और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। ज्वाला देवी मंदिर में सुल्तान ने प्रवेश किया। यहाँ उसे 1300 हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए। उसने इनका अनुवाद फारसी में करने का आदेश दिया। सिंध। सुल्तान द्वारा 1362 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण होता है। जिन दुखद परिस्थितियों में सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु थट्टा में हुई थी और सुल्तान फिरोज को दिल्ली वापस आना पड़ा था, उसके प्रतिशोध के लिए अभियान काफ़ी समय बाद किया गया, जहां विद्रोहियों और गतिविधियों में वृद्धि हो गई थी और सल्तनत के क्षेत्रों में भी वहां शासक जाम बावनिया लूट मार कर रहा था। सावधानी से सुल्तान फिरोज ने अभियान की तैयारी की। उसने एक विशाल सेना के अतिरिक्त सिंध के नदी में नावों का एक बेड़ा भी एकत्रित किया। शाही सेना का जाम बावनिया ने दृढ़ता और साहस से सामना किया और इसी समय सिंध में अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ, जिससे शाही सेना को बहुत हानि हुई। सुल्तान ने ऐसे स्थिति में गुजरात जाने का निर्णय किया, जिससे सेना को पुनर्गठित किया जा सके। शाही सेना गुजरात जाते समय कच्छ के रन में फंस गई और 6 महीने तक वहां भटकती रही। हजारों सैनिक भूख प्यास से मर गए। अंत में सुल्तान गुजरात पहुंचा। प्रधानमंत्री खान जहां मकबूल ने दिल्ली से अतिरिक्त सेना तथा सहायता भेजी। इस प्रकार सुल्तान ने सेना को पुनर्गठित करके पुनः थट्टा पर आक्रमण किया। जाम बावनिया ने सुल्तान की दृढ़ता तथा अकाल के कष्टों के कारण विवश होकर संधि की प्रार्थना की और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। दिल्ली में विजय की खुशियां मनाई गई, लेकिन हजारों सैनिक कच्छ में मारे गए थे। फिरोज के अंतिम दिन और उसके मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो फिरोज के अंतिम वर्ष दुख और कष्टों में बिता। इसका कारण उत्तराधिकार की समस्या और अमीरों के षड्यंत्र थे।
1374 ईस्वी में उसके ज्येष्ठ पुत्र फतह खां की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उत्तराधिकार की समस्या और जटिल हो गई। फतह खां एक योग्य व्यक्ति था। वृद्ध सुल्तान के लिए उसकी मृत्यु एक भीषण आघात था। स्वामिनिष्ठ और योग्य प्रधानमंत्री खान जहां मकबूल की भी इस समय मृत्यु हो जाने से प्रशासन में शिथिलता हो गया। अमीरों को भी इस अव्यवस्था में षड्यंत्र करने का अवसर प्राप्त हो गया। मकबूल के पुत्र को सुल्तान ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे भी पिता की खाने जहां की उपाधि प्रदान की। नया प्रधानमंत्री अयोग्य था, महत्वाकांक्षी था। सुल्तान ने फतह खां की मृत्यु के बाद दूसरे पुत्र जफर खां को युवराज नियुक्त किया था। उसकी भी मृत्यु हो गई। सुल्तान तृतीय पुत्र मोहम्मद खां को युवराज नियुक्त करना चाहता था, लेकिन सुल्तान को प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मोहम्मद खां उसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। अपने पिता को मोहम्मद खां ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा से अवगत कराया। सुल्तान ने उसे अपना युवराज नियुक्त कर प्रधानमंत्री को दंड देने का आदेश दिया। खां ने जहां इस संघर्ष में मारा गया और मोहम्मद खां के हाथों में राज्य की संपूर्ण शक्ति आ गई। मोहम्मद खां अयोग्य और विलासी था। अमीरों ने उसके अत्याचारों से आशंकित होकर विद्रोह कर दिया। मोहम्मद खां को बाध्य होकर उनसे युद्ध करना पड़ा। जब उसकी विजय होने वाली थी, अमीर लोग सुल्तान को युद्ध क्षेत्र में ले आए। सुल्तान को देखकर मोहम्मद खां ने सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया और मोहम्मद खां को भाग जाना पड़ा। अब फतह खां के पुत्र गियासुद्दीन को सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद 1388 ईस्वी में उसकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और उसका पौत्र गियासुद्दीन तुगलक शाह गद्दी पर बैठता है। अब फिरोज तुगलक का चरित्र और अगर मूल्यांकन किया जाए तो उदार नीति और विकेंद्रीकरण था। फिरोज के पूर्वगामी सुल्तान मोहम्मद के सर्वव्यापी हस्तक्षेप और महत्वाकांक्षी के युग को देखा था। वह इस बात से परिचित था कि साम्राज्य के सभी वर्ग सुल्तान मोहम्मद के विरुद्ध हो गए थे। उसका शासन राज्य के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानता था, लेकिन उसने कोई कठोर कार्यवाही नहीं की। उसका शासनकाल इससे शांतिपूर्ण बीता। योग्य व्यक्तियों को उसने पदों पर नियुक्त किया और उन्हें पूरा विश्वास दिया कि शक्ति भी प्रदान की। इन्हीं कारणों से वह 37 वर्षों के दीर्घ काल तक शांतिपूर्ण रूप से शासन कर सका। आदर्श इस्लामी शासक के बारे में अगर बात करें तो सुल्तान फिरोज उदार व्यक्ति था और उसमें मानवीय गुण थे। प्रजा को सुखी बनाने के लिए उसने अनेक कार्य किए, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। धर्मांधता उसकी नीति तथा कार्यों से स्पष्ट होता है कि वह हिंदुओं के मामले में धर्मांध था और उसने उन्हें राज्य के साधनों का उपयोग करके इस्लाम स्वीकार करने को प्रोत्साहित किया था। सुल्तान स्वयं को केवल मुसलमानों का शासक समझता था। उसने जजिया वसूल करने, पूरी और कांगड़ा के मंदिरों को जिस प्रकार नष्ट किया, उसकी धर्मांधता प्रकट होती है। भीरू था और सैनिक गुणों का उसमें अभाव था। अकबर से तुलना अगर किया जाए तो फिरोज की तुलना आधुनिक इतिहासकारों ने हेनरी एलियट और एल फिंटसन मुगल सम्राट से उसकी तुलना करते हैं। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण उनकी एक तुलना का आधार भी है। विसेंट स्मिथ का मत है कि यह तुलना मूर्खतापूर्ण है। केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए उसकी उदार नीति थी। वह न तो आदर्श शासक था न आदर्श प्रशासक था। उसके सुधार अस्थायी थे और उनसे न तो शासन शक्तिशाली हुआ और न हिंदुओं का विश्वास जीतने में सफल रहा। इससे असहिष्णुता तथा प्रतिक्रियावाद का जन्म हुआ। वुलजले हेग ने फिरोज के शासनकाल को शानदार माना है। वह लिखते हैं कि अकबर के शासनकाल के पहले मुस्लिम शासन के इतिहास में फिरोज के शासनकाल के साथ एक अत्यंत उज्ज्वल युग का अवसान होता है। उनके इस मूल्यांकन का आधार यह है कि यद्यपि फिरोज साधारण योग्यता का व्यक्ति था तथा प्रशासन का सुधार करने में, जनता के कष्टों को कम करने तथा अपनी प्रजा के स्नेह को प्राप्त करने में उसे सफलता मिली थी। संक्षेप में फिरोज का चरित्र दुर्बल और प्रभावहीन था। उसमें योग्य प्रशासन के गुणों का अभाव था।
सल्तनत में सैनिक गुणों के अभाव ने तथा उसके दुर्बल नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैला। पदों को वंशानुगत करने से प्रशासन तथा सेना अयोग्य व्यक्तियों से भर गए। दासों ने प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धार्मिक नीति प्रतिक्रियावादी थी, अतः उसके सौभाग्य के कारण उसका दीर्घकालीन शासन अवश्य था, उसकी योग्यता के कारण नहीं। उसकी नीतियाँ ही मुख्य रूप से तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो बच्चों, ये हुआ फिरोज शाह तुगलक के बारे में बातें, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। अब जब हम लोग अगली बार बात करेंगे तो फिर सैयद वंश के बारे में बात करेंगे, और इस तरह से सल्तनत काल की बातें उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।